ओके स्टार्ट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने जाना था कि एनी एक्टिविटी विच इज अटैच्ड विद द कॉस्ट दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधियां। कोई भी ऐसी गतिविधि जिसके साथ कीमत लगी हुई हो उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। फिर उसके बाद हमने इसका जो है ना सेक्टोरल क्लासिफिकेशन यानी कि क्षेत्रीय वर्गीकरण भी समझ लिया था। समझा नहीं था, हमने सिर्फ उसके जो है ना क्षेत्रीय वर्गीकरण कौन कौन से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है सिर्फ उसको हमने नोट किया था। ठीक है, आज हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हिंदी में क्या कहेंगे कि आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रीय वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रीय वर्गीकरण। ये हेडिंग आप लोगों ने डाल ही ली थी। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से 3 क्षेत्र थे जिनमें आर्थिक गतिविधियों को बांटा गया था? पहला था एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। दूसरा था हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, विनिर्माण एवं उद्योग। और तीसरा हमारा था सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो पहली हेडिंग अब हम डालेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर और एंड एलाइड एक्टिविटीज में कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां आती हैं, हम पहले इस पे नजर डालेंगे। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। हिंदी में लिखेंगे कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन सी आर्थिक गतिविधियां आएंगी? इसके अंतर्गत जो भी बेसिक आर्थिक गतिविधियां हैं वो सारी आएंगी जो नेचर से, प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आएंगी? जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, बेसिक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी आपकी? फार्मिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खेती। फिर हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फॉरेस्ट्री, वनिकी। फिर उसके बाद आपका एनिमल एंड बर्ड रेयरिंग, पशु पालन और पक्षी पालन। फिर आपका आ जाएगा फिशरीज, मत्स्य पालन। ठीक है, तो ये जो सारी बेसिक एक्टिविटीज हैं जो नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ये एक्टिविटीज हमारी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में आएंगी। तो लिख लीजिए इसको, एक्टिविटीज those are directly related with the nature। जो प्रकृति से सीधे संबंधित गतिविधियां हैं वो सारी इसमें आएंगी। ठीक है, तो हिंदी में लिख लीजिए वे गतिविधियां जो प्रकृति से सीधे संबंधित हैं कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में आएंगी। वे गतिविधियां
जो प्रकृति से सीधे संबंधित हैं, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक, फार्मिंग, हिंदी में लिखेंगे खेती, ठीक है। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर, जिसको हम कहते हैं बागवानी। फिर आपका आ जाएगा फॉरेस्ट्री, जिसको हिंदी में कहेंगे वनकी। फिर आपका आ जाएगा एनिमल एंड बर्ड रियरिंग, पशु एवं पक्षी पालन। फिर फिशरीज, मत्स्य पालन, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां किस में आएंगी? आपकी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में, ठीक। अब मैं बोलता जा रहा हूं तो आप लोग नोट करते जा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। फिर उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा क्षेत्र है? दूसरा हमारा क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, विनिर्माण एवं उद्योग क्षेत्र, ठीक है। विनिर्माण एवं उद्योग क्षेत्र, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? इसमें आएंगी आपकी क्वायरिंग, माइनिंग, और उसके बाद फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, और फिर आपका लास्ट में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाई, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? क्वायरिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्खनन। दूसरा है माइनिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे खनन। तीसरी है आपकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को हिंदी में कहेंगे निर्माण, ठीक है। फिर चौथी है आपका क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, और क्या हो जाएगा? और लास्ट में लिख लीजिए आप इसको, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाई, ठीक है। उत्खनन, खनन, निर्माण, विनिर्माण, और उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाई, विद्युत, जल एवं गैस आपूर्ति। सप्लाई को हिंदी में क्या कहेंगे? आपूर्ति। विद्युत, जल एवं गैस आपूर्ति, इस तरीके से लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको सर्च करिएगा, ठीक है। इसमें क्वायरिंग और माइनिंग में क्या अंतर है? खनन और उत्खनन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इसको ढूंढिएगा, सर्च करिएगा। और एक और सवाल है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण। तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग सर्च करिएगा। और दूसरा आपका यह है कि क्वायरिंग और माइनिंग, उत्खनन और खनन में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग जरूर सर्च करिएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ना पॉसिबल हो तो नोट्स बना के अपने पास जरूर रखिएगा। ये अंतर आपको आना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वायरिंग, माइनिंग यानी कि खनन और उत्खनन में क्या डिफरेंस है, और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और विनिर्माण में क्या डिफरेंस है। क्लियर? चलिए, अब तीसरा सेक्टर कौन सा है? आर्थिक गतिविधियों का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तीसरा है हमारा सर्विस सेक्टर।
हेडिंग डाल दीजिए सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र में आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी? तो आपकी आ जाएंगी बैंकिंग, फिर उसके बाद आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है, बैंकिंग को तो हिंदी में बैंकिंग ही कहेंगे, आईटी सर्विसेज को भी आप हिंदी में आईटी सर्विसेज ही लिख दीजिएगा, टेलीकॉम सर्विस आईटी सेवाएं लिख दीजिएगा, सर्विसेज नहीं आईटी सेवाएं हिंदी में, और टेलीकॉम सर्विसेज को टेलीकॉम सेवाएं। ठीक है, और कौन कौन सी हैं? फिर आपका फाइनेंस, ठीक है, वित्त, वित्त संबंधी सेवाएं, हिंदी में क्या लिखेंगे? वित्त संबंधी सेवाएं। फिर उसके बाद आपका और क्या हो जाएगा? हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, एजुकेशन, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, टूरिज्म, बहुत सारी बाकी मतलब कई सारी मतलब कि अनगिनत सेवाएं हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए सेवाओं के। क्लियर? ठीक है, तो हमारे देश में आर्थिक गतिविधियों को इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। आर्थिक गतिविधियों का एक वर्गीकरण और है जिसमें हम कहते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो वो एक वर्गीकरण भी है, लेकिन वो हम अपने भारत में यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में आगे उसको पढ़ेंगे जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस हम लोग जब कंप्लीट कर रहे होंगे तो उस टाइम हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, लेकिन वो पता होना चाहिए आपको। अब जैसे उसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि क्वायरिंग और माइनिंग जो हमारे यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में है, इंडस्ट्री वाले सेक्टर में है, वो उसमें प्राइमरी सेक्टर में चला जाता है। ठीक है, तो ये माइनर से थोड़े बहुत उसमें डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। क्लियर? तो हमारे भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं वो आर्थिक गतिविधियां इन 3 क्षेत्रों के अंतर्गत हो रही हैं। ठीक है, अब अगली बात हम देखते हैं कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं आर्थिक गतिविधियों के, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ये जो तीनों सेक्टर हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है एम्प्लॉयमेंट में और जीडीपी में। तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है, और इन तीनों सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में कितना योगदान है। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये जो मैं अभी आपको एक छोटी सी टेबल दूंगा ये आपको याद होना चाहिए। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसमें जो ना कि एग्जैक्ट पॉइंट्स पे मैं नहीं गया हूं कि 44 पॉइंट समथिंग या फिर 55 पॉइंट या 54 पॉइंट समथिंग। मैंने उसको जो है ना एग्रीगेट मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में ले लिया है। और जब आप एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि इनका ये जो डाटा आपको मैं जो अभी आपको देने जा रहा हूं, तो ये जो है ना आपको मेंस में फायदा करेगा। तो वहां पर अगर आप लगभग लगा दोगे तो वो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आपको इतना पॉइंट्स में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्षेत्रों का हम देख लेते हैं कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में इनका कितना योगदान है। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल आप लोग बना लीजिए। ठीक है, इधर लिख दीजिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए। और ऊपर लिख दीजिए जीडीपी, हिंदी में लिख देंगे सकल घरेलू उत्पाद, और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ठीक है, इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए। अब देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है तो लिख लीजिए 17%। इंडस्ट्री सेक्टर का कितना है 28%। और सर्विस सेक्टर का कितना है 55%। ठीक है, 54 पॉइंट समथिंग ऐसे या 53 समथिंग ऐसे कुछ मिलेगा। तो आप ऑन एग्रीगेट आप इसको जो है ना इस तरीके से आप
याद कर लीजिए, उतना पॉइंट्स में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है? ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 44%। ठीक है, जो हमारी वर्क फोर्स है, कार्यबल है, तो हमारे कार्यबल का 44%, वर्क फोर्स का 44% एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर कितना दे रहा है? ये दे रहा है 26%। हमारे वर्क फोर्स का कार्यबल जो हमारा है, उस कार्यबल के 26% हिस्से को जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा सर्विस सेक्टर, ये 30% जो है ना वर्क फोर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। क्लियर? अब जैसे ये डाटा है तो ये ज्यादा है, एग्रीकल्चर में इतना नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इधर शिफ्ट होना चाहिए। तो ये लेकिन मेंस की बातें हैं, हम फ्यूचर में बात करेंगे। ये जो हमारा जो जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन 17% है, तो ये ज्यादा है। इसका कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए इंडस्ट्री सेक्टर का, डेवलपमेंट और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कम होने का मतलब ये थोड़ी ना कि प्रोडक्शन गिरा दिया जाएगा, कि प्रोडक्शन कम कर दो अपने आप कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इतना बढ़ा दो कि वो अपने आप कम दिखने लगे। ठीक है, प्रोडक्शन तो बढ़े, मतलब उतना ही रहेगा जितना है, थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बना लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, अब अगली चीज हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और उत्पादन को लेकर जो है ना हम शुरू से लेकर चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर। तो अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। ये बेसिकली है क्या? प्रोडक्शन के लिए इनपुट है, आगत है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या है? उत्पादन के लिए ये जो फैक्टर्स हैं ये इनपुट हैं। ठीक है, तो क्या क्या हेडिंग डाल लीजिए, उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में लिख लीजिए, उत्पादन के साधन। अच्छा, इसमें जो है ना उत्पादन के साधनों को लेकर इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तैयारी के 3-4 वर्ष होने के बावजूद भी जो है ना लोगों को ये जो क्लैरिटी है नहीं होती है। ठीक है, तो आपका जो पेज है, तो आपका ये पेज ऐसा होगा, तो उस पेज में आप यहां पर जो है ना एक हल्की सी लाइन देकर यहां पर ये 3 तथ्य जो है ना, ये 3 जो कॉन्सेप्ट है इनको लिख लीजिए। ठीक है, ये 3 जो तथ्य हैं इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। मैं अभी यहां पर नीचे लिख रहा हूं, लेकिन आप पेपर के साइड में लिखेंगे। बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मेन जो क्रक्स है वो तो आप मेन जगह पे लिखेंगे ही, लेकिन वो जो 3 चीजें हैं इस तरीके से पॉइंट डाल के लिख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट ये है, ठीक है, इनपुट फॉर प्रोडक्शन। जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये इनपुट हैं, ये आगत हैं उत्पादन के लिए। उत्पादन के जो साधन हैं ये उत्पादन के लिए आगत हैं। ठीक है, अब एक याद करिए, जब मैंने आपको रिसोर्सेस की डिफिनीशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्शन के लिए इनपुट होते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं? इनपुट होते हैं, यानी कि उत्पादन के लिए जो है वो आगत हैं। संसाधन उत्पादन के लिए आगत होते हैं, ये मैंने आपको संसाधन की डिफिनीशन में पढ़ाया था। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्या है? ये भी तो इनपुट ही है प्रोडक्शन के लिए।
ठीक है, वो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो अभी हम समझ रहे हैं यहां पर। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, तो ये हम अभी यहां पर समझ रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे ये जो 4 फैक्टर हैं, इनको ये जब मिलते हैं आपस में तभी उत्पादन होता है। तो ये फैक्टर्स क्या है? उत्पादन के जो साधन है, ये उत्पादन के लिए आगत हैं या इनपुट हैं, और रिसोर्सेज भी इनपुट हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप नीचे लिख लीजिए, हिंदी में लिखेंगे उत्पादन के लिए आगत, ठीक है, और उसके नीचे क्या लिख देंगे? दैट मीन्स रिसोर्सेज इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, संसाधन बराबर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, मतलब संसाधन ही उत्पादन के साधन है, कहने का मतलब यह है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? संसाधन ही उत्पादन के साधन है। क्लियर? वो कैसे अभी आपको समझ में आएगा। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, ये जो उत्पादन के साधन है इनको लेकर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर दूसरा पॉइंट लिखिए कि ये जो उत्पादन के जो साधन हैं, ये वैल्यू एडिशन, मूल्य वर्धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं। रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को हिंदी में कहते हैं, वो ये शॉर्ट में कहते हैं वीए। ठीक है, अभी जब हम जीडीपी वगैरह नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब हम जीवीए पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस आप समझिए मूल्यवर्धन क्या होता है, मैं आपको अभी यहां पर थोड़ा बहुत समझा देता हूं। तो ये जो उत्पादन के साधन है, ये मूल्यवर्धन के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो ये जो है, ये जिम्मेदार किसके लिए होते हैं? मूल्यवर्धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। लिख लीजिए हिंदी में, उत्पादन के साधन मूल्यवर्धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे? उत्पादन के साधन उत्पादन के लिए आगत हैं। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज, जैसे किसी के पास अगर मिनरल वाटर बनाने की मतलब की फैक्ट्री है, या फिर उसने अपना एक प्लांट डाल रखा है, तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि पानी को जो है ना जमीन से निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो है ना उसको मिनरल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर बॉटल में पैक करके या फिर पाउच में पैक करके बाजार में उतार दिया जाता है। तो जो जमीन का पानी है, जब उसको मिनरल वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये बेसिकली हो क्या रहा है? ये वैल्यू एडिशन चल रहा है। उस पानी का जो है ना मूल्यवर्धन किया जा रहा है। बात समझ आ रही? यानी कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, जिससे उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। जमीन से तो पानी निकला, वो तो फ्री है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं तो वही पानी आपको 20 रुपए की बोतल पड़ती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हो गया? अब जैसे ये है, ये पेन है, इस पेन को बनाने में प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, तो जिस फैक्ट्री में ये पेन बना हुआ है, तो वहां पर पहले प्लास्टिक आया, और उसके बाद उस प्लास्टिक में वैल्यू एडिशन किया गया, यानी कि मूल्यवर्धन किया गया, और मूल्यवर्धन करने के बाद उस प्लास्टिक से ये पेन बन गया। तो मूल्यवर्धन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये सारे पेन जो है ना, फिर मान लीजिए कि बल्क में जो है ना मेरी फैक्ट्री है, मैं बल्क में पेन बनाता हूं, लेकिन मैं पैक करके बाजार में नहीं देता हूं। तो एक दूसरी कंपनी है जो मुझसे बल्क में पेन खरीदती है और वो पैक करके बाजार में बेचती है। तो अब उसने मुझसे जो है ना ये सारे बल्क में पेन खरीदे और उसके बाद उनको पैक किया। तो जब उस दूसरी कंपनी ने इन पेन्स को पैक किया और पैक करने के बाद बाजार में उतारा, तो पैकिंग की जो प्रक्रिया है, वो क्या हो रही है? वो वैल्यू एडिशन चल रहा है। मैंने प्लास्टिक में वैल्यू एडिशन किया, पेन बना दिया, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी ने इसमें जो ना और वैल्यू एडिशन किया, और इसको जो ना पैकिंग वगैरह अच्छे से करके और मार्केट में उतार दिया। तो वैल्यू एडिशन समझ में आ गया? तो जो अभी क्या है कि प्लास्टिक से ये उत्पादन ही तो हुआ है, जो वैल्यू एडिशन हुआ ये बेसिकली प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो ये जो उत्पादन के लिए जिम्मेदार के कौन होते हैं? ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो साधन होते हैं, ये हमारे मूल्यवर्धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो उत्पादन के साधन होते हैं, हिंदी में तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैंने बोल दिया है। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो आय के एकमात्र स्रोत होते हैं। लिखिए, द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जो उत्पादन, हिंदी में लिख लीजिए, उत्पादन के साधन आय के एकमात्र स्रोत होते हैं। आय के एकमात्र स्रोत होते हैं। देखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी आय कर रहा है, इनकम कर रहा है, तो उसके पीछे ये उत्पादन के 4 साधनों में से कोई ना कोई साधन होता है। अगर मैं कहीं पर काम कर रहा हूं, ठीक है, किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर मैं जो है ना श्रम कर रहा हूं, लैंड लेबर। अभी जो मैं 4 फैक्टर पढ़ा रहा हूं आपको, चलिए मैं पहले 4 फैक्टर पढ़ा देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको लिख दीजिए कि द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, उत्पादन के साधन आय के एकमात्र स्रोत होते हैं, बस इतना लिख लीजिए। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं कौन कौन। ठीक है, अब पेज के जो है आप लोग बाईं तरफ आइए थोड़ा सा। ठीक है, ये तो साइड में आपने राइट साइड में कॉर्नर में लिख दिया, अब बाईं तरफ आइए। अब पहला उत्पादन का साधन क्या है? लैंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूमि। ठीक है, लैंड के अंतर्गत क्या आते हैं आपके? नेचुरल रिसोर्सेज, प्लस रॉ मटेरियल। अभी सब समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लैंड का मतलब ये नहीं है कि भूमि, केवल भूमि की ही बात हो रही है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, या रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए आता है, वो किस में आता है? हमारा लैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, रट लीजिए, इतना ज्यादा मतलब कि उसमें प्रोफेसर बनने की भी जरूरत नहीं है, बस आप इसको रट लीजिए। लैंड के अंतर्गत कौन आता है? नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं और रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, और उसके बाद लैंड के अगेंस्ट में जो इनकम होती है, ठीक है, भूमि के बदले में जो आय होती है, वो किस रूप में होती है? इन फॉर्म ऑफ रेंट, यानी कि किराए के रूप में आय होती है। लैंड के बदले में किस रूप में इनकम होती है? किराए के बदले में इनकम होती है। लिख लीजिए, रेंट। ठीक है, किराया। ठीक है, पूरा आप लोग चाहे तो पूरा लिखिएगा कि भूमि के बदले में किराए के रूप में आय होती है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेंट। फिर उसके बाद दूसरा हमारा साधन क्या है उत्पादन का? दूसरा साधन है लेबर, जिसको कहते हैं श्रम। ठीक है, अब श्रम में कौन आएगा? ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है ना, ये जो मानव संसाधन जो है, जो मानव है, जो श्रम कर रहा है, वो दोनों स्तर का श्रम गिना जाता है, बौद्धिक श्रम भी और शारीरिक श्रम भी। ठीक है, तो लिख दीजिए बोथ टाइप ऑफ बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, कौन कौन सी 2 टाइप की हैं? फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ठीक है,
दोनों प्रकार के जो गतिविधियां हैं वो श्रम के अंतर्गत आती हैं। यानी कि आप अगर यहां पर लेबर लिखा तो ये मत सोचिएगा कि बाजार में जो घर बनाने वाले ये या फिर प्लम्बर वगैरह जो लेबर होते हैं उनकी केवल बात हो रही, नहीं, आपके जिले के जो डीएम साहब हैं वो भी एक लेबर में ही काउंट होंगे, वो मानसिक श्रम कर रहे हैं। ठीक है, जो सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ वो भी जो है लेबर ही हैं, वो मानसिक श्रम कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जो मानसिक रूप स्तर पर काम करने वाला है और जो शारीरिक रूप स्तर पर काम करने वाला है, दोनों प्रकार के काम करने वाले लेबर के अंतर्गत आएंगे। और इनके बदले में आय किस रूप में होती है? तो इनके बदले में आय होती है मजदूरी के रूप में, वेजेस के रूप में। इनके बदले में आय किस रूप में होती है? वेजेस, जिसको हिंदी में कहते हैं मजदूरी। मजदूरी के रूप में आय होती है। बात समझ में आई? ठीक है, अभी कंपाइल करेंगे इसको एक बार फिर से, आपको जो ना समझाएंगे तो आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तीसरा है कैपिटल, लैंड, लेबर, यानी कि भूमि, श्रम, कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में कहेंगे पूंजी। ठीक है, आपका इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएंगे मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से संसाधन आएंगे? मानव निर्मित संसाधन आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन कौन से हो गए? जैसे आपकी मशीनरी हो गई। ठीक है, अच्छा उस दिन एक मैंने कमी कर दी थी, पहले जस्ट एक 30 सेकंड लूंगा। मैंने पिछली क्लास में जब आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा रहा था तो मैं गलती से नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा के फिर मैं आगे बढ़ गया था। एक्चुअली 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद फिर आपका मैन मेड रिसोर्सेज है और फिर ह्यूमन रिसोर्स है। तो मैं मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाना भूल गया था, तो ये मेरी गलती है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, तो अभी जस्ट ये लेक्चर जब अभी हम एंड पे आएंगे तो उसके बाद लास्ट में उनको भी पढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहां पर पूंजी के रूप में मैन मेड रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और मैन मेड रिसोर्सेज में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपकी मशीनरी है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट है, और उसके बाद आपका जो है ना फैक्ट्री का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो वो सारे किस में आएंगे? वो पूंजी में आ जाएंगे। और पूंजी के बदले आय किस रूप में होती है? तो पूंजी के बदले आय जो आपकी होती है वो होती है इंटरेस्ट के रूप में। अभी पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, वो मैं आपको जो है ना पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा दूं, फिर कैपिटल की डिफिनीशन। मुझे पता है, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जितने लोग भी मतलब कि जो है ना 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि कैपिटल क्या होती है, पूंजी क्या होती है। ये छोटी छोटी चीजें पता होना जरूरी है, इसीलिए मैंने जो है ना ये सारी छोटी छोटी चीजें उठाई हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है, रिसोर्सेस किसे कहते हैं। यहां पर बच्चों को यह नहीं पता होता कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन बस संसाधन सीमित है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, बस इतना बस रट लिया। लेकिन व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन है क्या, ये तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। जब ये क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं होगी तो फिर आप सवाल करने में आपको समय ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि गलत भी हो जाए आपसे सवाल। ठीक है, तो कैपिटल क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो तीसरा जो उत्पादन का साधन है वो पूंजी है, और पूंजी के बदले में जो आय होती है वो होती है इंटरेस्ट या ब्याज के रूप में। ठीक है, और चौथा उत्पादन का जो साधन है इंटरप्रेन्योरशिप। अब कुछ लोग स्टाइल में इसे आंध्रप्रेन्योरशिप और मतलब जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो कहना चाहो आंध्रप्रेन्योरशिप कहो या मैं इंटरप्रेन्योरशिप कहता हूं, जो उसकी मुझे उससे समझ में आता है। ठीक है, तो चौथा क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। उद्यमिता, उद्यमिता किसकी होगी, किसी इंसान की होगी। ये क्योंकि ये जो उद्यमिता शब्द है ये एक स्वभाव दर्शा रहा है। ठीक है, एक टेम्परामेंट दिखा रहा है, स्पेशल टेम्परामेंट।
ठीक है, व्यक्ति का एक स्वभाव दर्शा रहा है कि वो व्यक्ति कैसा है, उद्यमी है, ठीक है, उसके अंदर उद्यमिता है। तो यहां पर कौन कौन सा रिसोर्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स। इस उत्पादन के साधन के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, ठीक है। और उद्यमिता होता क्या है, ये स्पेशल ह्यूमन टेम्परामेंट, टेम्परामेंट कह लीजिए या नेचर कह लीजिए, ठीक है, स्वभाव। क्लियर। तो उद्यमिता क्या है, उद्यमिता एक विशेष प्रकार का मानवीय गुण है। हिंदी में लिखते जाइएगा, उद्यमिता एक विशेष मानवीय गुण है। ह्यूमन रिसोर्स के आगे यहां पर आप लिख लीजिए कि इसके अगेंस्ट में जो इनकम होती है वो प्रॉफिट के रूप में होती है, ठीक है। यहां पर डैश लगा के लिख दीजिएगा प्रॉफिट, यानी लाभ के रूप में। उद्यमिता के बदले जो आय होती है वो लाभ के रूप में होती है। उद्यमिता के बदले जो आय होती है वो लाभ के बदले में होती है। अब उद्यमिता क्या है वो समझ लेते हैं। तो उद्यमिता स्पेशल ह्यूमन टेम्परामेंट या नेचर है, या एक विशेष मानवीय गुण है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये कैसा मानवीय गुण है, तो इसी के नीचे लिख लीजिए इस मानवीय गुण की क्या विशेषता है, एबिलिटी टू टेक रिस्क, यानी कि खतरा लेने की क्षमता, ठीक है, रिस्क लेने की जो क्षमता है, ठीक है। कैसा मानवीय गुण है कि इसके तहत जो है ना व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है। और वो मतलब कैसे लेता है कि वो जो है ऑर्गेनाइज एंड कंबाइन above three factors of प्रोडक्शन। मतलब उत्पादन के लिए हमें साधन चाहिए, ठीक है। अब उत्पादन कौन करेगा, कौन ये खतरा मोल लेगा, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, ठीक है। तो जिसके अंदर ये क्षमता है कि जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत रखता है, मतलब वो उद्यमिता है, यानी कि वो उत्पादन करने का रिस्क ले रहा है। हो सकता है कि उसका उत्पाद जो है ना बिके, फेल हो जाए, तो एक तरीके से खतरा ही है ना। और उसके लिए उसमें कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो लैंड के लिए रेंट दे रहा है, लेबर के लिए वेजेस दे रहा है। लैंड के लिए रेंट यानी कि भूमि के लिए किराया दे रहा है, लेबर या श्रम के बदले में वो जो है उत्पादन करने वाला वेजेस या मजदूरी दे रहा है, पूंजी के रूप में पैसा खर्च कर रहा है, कैपिटल के रूप में, ठीक है। और उसके बाद ये सारे खतरे लेकर तब वो उत्पादन कर रहा है। तो वो जो है, जो ऊपर के जो तीन, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो उद्यमी है, ये व्यक्ति इन तीन, लैंड, लेबर, कैपिटल, भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीन घटकों को, इन तीन साधनों को संयोजित कर रहा है और उसके बाद आयोजित कर रहा है या मैनेज कर रहा है, प्रबंधित कर रहा है। इनको इस तरीके से संयोजित कर रहा है कि जिससे उसका उत्पादन हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, तो उत्पादन के हमने कितने साधन देखे? उत्पादन के 4 साधन होते हैं। पूरी दुनिया में 5वां कोई साधन नहीं है। उत्पादन करने के लिए यही 4 चीजों की जरूरत होती है। पूरी दुनिया में उत्पादन करने के लिए इन्हीं 4 चीज, आप कोई भी चीज का उत्पादन करो, आप अगर किसी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं तो भी आपको यही 4 चीजें चाहिए। आप पेन का उत्पादन कर रहे हैं तो भी आपको यही 4 चीजें चाहिए। आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है तो भी आपको यही 4 चीजें चाहिए। 5वीं कोई चीज नहीं है। इन 4 चीजों से ही, इन 4 साधनों से ही, इन 4 घटकों से ही, इन 4 फैक्टर्स से ही उत्पादन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
तो इसका मतलब है कि यही चार जो फैक्टर हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं वैल्यू एडिशन के लिए, मूल्यवर्धन के लिए यही जिम्मेदार हैं। मूल्यवर्धन मतलब हो रहा है अगर किसी वस्तु में या किसी ऑब्जेक्ट में अगर वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन किया गया है तो एक तरीके से मूल्यवर्धन हुआ यानी उत्पादन हुआ। तो मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही चार फैक्टर हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर मेरा जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था ओनली सोर्स ऑफ इनकम, कि इन्हीं के अगेंस्ट में इनकम होती है, आय का सृजन होता है। बाकी ऐसा पांचवा कोई साधन नहीं है जिसके अगेंस्ट में आप आय कर लीजिए, ऐसा और कोई साधन नहीं। यही चार साधन है जिस पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो है ना इनकम अगर हो रही है तो इनकम के लिए इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेरी इनकम हो रही है तो मैं सेवा दे रहा हूं, और कैसी सेवा दे रहा हूं? मैं एजुकेशन के क्षेत्र में सेवा दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि जैसे आपने बोला किसी का रेस्टोरेंट है तो वो भी सेवा दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इनके सिवा बाकी कोई और आय का कोई और साधन नहीं है। तो यही चार जो फैक्टर हैं यही द ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, बाकी पांचवा कोई सोर्स ऑफ इनकम होता ही नहीं। आप कहीं से भी कोई आय सृजित कर रहे हैं, आप इनकम कर रहे हैं, तो वो इन चारों में से किसी एक में जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब आपको यह बात रट लेनी है कि उत्पादन के चार साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। क्लियर? भूमि के बदले में किराए के रूप में जो है ना इनकम होती है। अब देखिए यहां पर दो लोग हैं, यहां पर दो लोग हैं, ठीक है। यहां पर एक पहले तो ये उद्यमी है, इंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये एक उद्यमी है। अब इसको किसी चीज का उत्पादन करना है तो ये जो है ना खर्च कर रहा है किस किस रूप किन किन चीजों के लिए? ये रेंट के लिए, रेंट के रूप में खर्च कर रहा है, वेजेस यानी कि मजदूरी के रूप में खर्च कर रहा है, कैपिटल के ऊपर खर्च कर रहा है, पूंजी के ऊपर, रेंट यानी किराया, वेजेस यानी मजदूरी, कैपिटल यानी पूंजी, ठीक है। और उद्यमशीलता, तो यहां पर तो खर्च नहीं हो रहा है, यहां पर तो वो अपना जो है इंटरप्रेन्योरशिप, ये जो आप ये है ये अपना एक ह्यूमन नेचर है, ये अपने एक विशेष मानवीय गुण का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां पर खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन इन तीन जगहों पर ये खर्च कर रहा है। और ये जो खर्च कर रहा है तो ये खर्च किसी ना किसी के पास तो जा रहा होगा, तो कुछ ना कोई होगा जो जो है ना रेंट के रूप में इससे प्राप्त कर रहा होगा, कोई ना कोई होगा जो मजदूरी कर के रूप में इससे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहा होगा, ठीक है। कोई इंसान ऐसा जरूर होगा जो पूंजी के रूप में इससे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहा होगा, इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। तो इन सारी चीजों में जो है ना ये खर्च कर रहा है, और ये जो खर्च है ये किसी की इनकम बन रही है जाके, बहुत सारे लोगों की इनकम बन रही है जाके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आय के एक जो स्रोत होते हैं यही चार हैं, इनके सिवा आपको मतलब कि पांचवा स्रोत आप ढूंढ ही नहीं सकते। कोई भी आर्थिक गतिविधि, चाहे आप अपने पिताजी को ले लीजिए, अपने आस पड़ोस में ले लीजिए, ठीक है, पांचवी कोई गतिविधि, पांचवा कोई साधन है ही नहीं जिसके बदले में आय की जा सके। तो ये चीजें रट गई आपको, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए। क्लियर? मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप लोगों को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 5 से 10 सेकंड मैं दे देता हूं आपको। ठीक है, 5 सेकंड दे देता हूं, उसके बाद जो है ना आप इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चाहे नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है ना या फिर पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको जो है ना अलग से लिखने हैं, ये आपको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर नहीं भी नोट कर पाए हैं तो आपके पास एक विकल्प है, आपके पास एक ऑप्शन है, चॉइस है
कि आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि पूंजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैपिटल क्या होता है। तो चलिए कैपिटल के बारे में भी देख लेते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए। अगली हेडिंग होगी आपकी कैपिटल, पूंजी। ठीक है, पूंजी क्या होता है लिख लीजिए पहले। एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, आइडिया, एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, आइडिया, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और ओआर और एनी अदर थिंग that generates income, that known as capital। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, संरचना या कोई भी चीज जो आय का सृजन करे, जो इनकम जनरेट करे, वो कैपिटल या पूंजी कहलाता है। मेरी जेब में 10 रुपए का नोट पड़ा है मान लीजिए, तो वो पूंजी नहीं है। अगर मैंने उससे समोसा खाया या फिर कोई भी चीज मैंने खा पी लिया तो वो मैंने जो है ना कंज्यूम कर लिया, वो मेरे पूंजी नहीं है। लेकिन अगर वही 10 रुपए का नोट मैंने किसी को उधार दिया, ब्याज पे चला दिया उसको, तो वो मेरे लिए पूंजी है, क्योंकि अब उस 10 रुपए की वजह से मुझे ब्याज के रूप में कुछ ना कुछ पैसा आने लगेगा। तो अब ये 10 रुपए मेरे लिए पूंजी बन गया। आपने अपने घर में गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर खरीदा, ठीक है, आप अपने घर के अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर के यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपकी पूंजी नहीं है। लेकिन अगर आपने उसी गाड़ी को बाजार में लगा दिया कि भाई जो है ना सवारी को लाना और ले जाने, तो वो गाड़ी, फिर वो जो 4 व्हीलर है वो आपके लिए कैपिटल बन गया, पूंजी बन गया। आपने खुद के रहने के लिए घर खरीदा, ठीक है, आप खुद रह रहे हो, तो वो आपके लिए पूंजी नहीं है। लेकिन आपने जो है ना उसी घर को किराए पर उठा दिया, तो वो घर आपके लिए पूंजी बन गया। ठीक है, आपने कोई विचार डेवलप किया, ठीक है, या फिर अब जैसे मैं जो है ना वैचारिक बौद्धिक स्तर पर मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो मेरा ज्ञान है ये मेरे लिए पूंजी है। तो पूंजी का मतलब समझ में आ गया। एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, आइडिया, स्ट्रक्चर और एनी अदर थिंग दैट जनरेट्स इनकम इज नोन एज कैपिटल, पूंजी कहलाती है। तो लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, संरचना या अन्य कोई भी चीज जो आय का सृजन करे, पूंजी कहलाती है। ठीक है, अब प्रोडक्शन के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, पूंजी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, उत्पादन के संदर्भ में पूंजी 2 प्रकार की होती है। लिख दीजिए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। उत्पादन के संदर्भ में 2 प्रकार की पूंजी होती हैं। लिख लिया? पहला कौन सा है? उत्पादन के संदर्भ में 2 प्रकार की पूंजी होती हैं। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में जो पूंजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 प्रकार की हैं। कौन सी है? पहला है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। हिंदी में लिखिए कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी।
दूसरा लिखिए फिक्स्ड कैपिटल, इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर पूंजी। कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी, ठीक है, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। तो अब इसको लिखने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये मतलब कि एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके पिताजी की कोई कारखाना है या कोई फैक्ट्री है। जैसे जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो उसमें से कई के पिताजी कुछ व्यवसाय या फैक्ट्री या कारखाने में उनका खुद का होगा। अब मैं मान के ये चलता हूं कि आपके पिताजी का जो है, जो चाय के कप होते हैं, डिस्पोजल कप होते हैं, उनका एक कारखाना है, ठीक है। अब कारखाना है तो वहां पर कुछ मशीन्स होंगी, ठीक है, और वहां पर वायरिंग वगैरह होगा, वहां पर एक कोई शेल्टर होगा, कोई घर होगा या फिर कोई ऐसा बिल्डिंग या स्ट्रक्चर होगा जहां पर यह कारखाना होगा, ठीक है। अब आपके पिताजी को एक ऑर्डर मिलता है कि भाई हमें जो है ना 10 लाख डिस्पोजल जो कप हैं वो चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पिताजी गए बाजार, अब उन्होंने उनको ऑर्डर मिल गया उत्पादन करने के लिए। अब उन्होंने जो है ना उत्पादन के लिए जो जरूरी खर्च है वो करना शुरू किया। वो बाजार गए, उन्होंने कच्चा माल खरीदा, ठीक है। उसके बाद अपने जो उनके लेबर है, उन्होंने लेबर से बात की कि भाई आ जाओ, एक काम करो, 10 लोग आ जाओ और जो है ना माल तैयार करना है और मार्केट हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर आया है, ठीक है। तो लेबर वगैरह अरेंज किया उन्होंने। फिर उसके बाद जो है और भी जो जरूरत की चीजें हैं, मशीन वगैरह की सर्विसिंग वगैरह करवाई या फिर जो भी उनको जरूरत थी। तो जो है कि अपना प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कुछ जरूरी खर्चे थे, उन्होंने वो किए, रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर वगैरह सब हायर किए और उसके बाद जो है अपना उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया, ठीक है। अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि एक यहां पर आपके पिताजी का जो निवेश है या जो पैसा जो आपका लगा है, दो स्तर पर लगा। पहला स्तर यह है कि भाई आपके पिताजी जो है मतलब कि उन्होंने मशीन वगैरह लगा रखी है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जहां पर उनकी मशीन लगी हुई है, पूरा वायरिंग वगैरह हो रखा है, ठीक है, टेलीफोन की सप्लाई है, कनेक्शन है, उसके बाद लैंडलाइन का कनेक्शन, उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, मशीन वगैरह सब अपनी जगह लगी हुई है। तो यहां पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ खर्च किया होगा। तो ये जो खर्च किया गया है ये फिक्स्ड कैपिटल यानी कि स्थिर पूंजी पे किया गया है। अब जब ऑर्डर आया तो उन्होंने जब कप बनाने के लिए जब उन्होंने जो है ना रॉ मटेरियल खरीदा और मजदूरों को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने हायर किया, तो उनको भी पेमेंट करना है उन्हें। तो ये जो खर्चे चल रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के दौरान ही बिजली का बिल भी देना होगा। मजदूर हैं तो हो सकता है उनकी साप्ताहिक मजदूरी हो या दिहाड़ी पे वो काम कर रहे हो या मंथली बेसिस पे काम कर रहे हो, तो उनकी जो है ना उनको वेजेस या मजदूरी भी दे रहे हैं, वो टेलीफोन का बिल भी भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं। उसके बाद मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके लिए चाय नाश्ते का खर्चा, बीच में कहीं मशीन कोई बिगड़ गई तो इंजीनियर बुला के या मैकेनिक बुला के उसको रिपेयर करवाना, तो ये सारे खर्चे भी कर रहे हैं। तो ये जो खर्चे चल रहे हैं ये खर्चे कहलाते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कच्चे माल को खरीदने के लिए, रोज डे टू डे एक्टिविटीज, रोजमर्रा की एक्टिविटीज को फंक्शन करने के लिए, ठीक है, और जो अल्प अवधि की शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको सहन करने के लिए, बिलों को पे करने के लिए, मजदूरी को पे करने के लिए, ये जो सारे खर्चे होते हैं वो कार्यशील पूंजी द्वारा होते हैं। और जो उन्होंने जो अपनी मशीनरी वगैरह, बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह जो उन्होंने स्टैब्लिश किया है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल स्थिर पूंजी के तहत आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसको लिख लेते हैं, बस आपको समझाना ही नहीं बचा है। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, पहला है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, लिखिए इसको, मनी रिक्वायर्ड फॉर functioning of day-to-day activities, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
फिर उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके बाद पेमेंट ऑफ बिल्स एंड वेजेस, ठीक है, पेमेंट ऑफ बिल्स एंड वेजेस एंड टू बियर अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। तो मनी रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, फंक्शनिंग नहीं, फंक्शन ऑफ, हाँ, फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ बिल्स एंड वेजेस एंड टू बियर अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी पूंजी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को संचालित करने या रोजमर्रा की गतिविधियों को संचालित करने, कच्चे माल को खरीदने, कच्चे माल को खरीदने, बिलों एवं मजदूरी के भुगतान, बिलों एवं मजदूरी के भुगतान एवं अन्य अल्प अवधि की लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को हिंदी में कहेंगे देनदारियां, तो एवं अन्य अल्प अवधि की देनदारियों से निपटने के लिए, एवं अन्य अल्प अवधि देनदारियों से निपटने के लिए आवश्यक मनी, आवश्यक रुपया या पैसा, आवश्यक मुद्रा, मुद्रा नहीं मनी, आवश्यक रुपया, ठीक है, या कैश भी लिख सकते हैं। तो आवश्यक पैसा आपको क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक इसमें विशेषता है, देखिए, अब मैंने आपके पिताजी का जो कारखाना जो मैंने बताया, तो वहां पर क्या है कि उनके पास 10 लाख कप बनाने का ऑर्डर आया, और उन्होंने जो है ना फिर रॉ मटेरियल खरीदने पे, मजदूरों के लिए फिर सारा पैसा, अपना कुछ पैसा अलग किया कि भाई ये मेरी वर्किंग कैपिटल है, इतने पैसे से मैं ये 10 लाख कप बना लूंगा, तो वो उनकी वर्किंग कैपिटल है। अब ध्यान दीजिएगा, जब उनके 10 लाख कप बन जाएंगे तो जो वर्किंग कैपिटल है वो भी तब तक खत्म हो चुकी होगी। लेकिन क्या हमारे जो वर्किंग यानी कार्यशील पूंजी, लेकिन क्या जो हमारी स्थिर पूंजी है, फिक्स्ड कैपिटल है, क्या वो खत्म हो जाएगी? भाई जिन मशीनों से कप बना है, या जिस बिल्डिंग के नीचे या जिस बिल्डिंग के अंदर वो कारखाना है, तो क्या वो बिल्डिंग समाप्त हो जाएगी? नहीं, वो बिल्डिंग वहीं पर है, वो मशीनें फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस में आएंगी, अगले ऑर्डर पे फिर वही मशीनें काम करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है वो तो हमारा अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार जो है ना उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो जो है ना, जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट होता है, टारगेट प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम अचीव कर लेते हैं, वैसे ही हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो भी समाप्त हो जाता है। तो लिख लीजिए, वर्किंग कैपिटल एग्जॉस्टेड वंस टारगेटेड प्रोडक्शन इज डन, ठीक है। जो हमारी कार्यशील पूंजी है, ठीक है, वो जैसे ही हमारा लक्षित उत्पादन हो जाता है वो समाप्त हो जाती है। तो हिंदी में इसको लिख लीजिए, लक्षित उत्पादन होने के साथ ही, लक्षित उत्पादन होने के साथ ही कार्यशील पूंजी भी समाप्त हो जाती है, कार्यशील पूंजी भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा क्या है हमारा?
फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हिंदी में कहेंगे स्थिर पूंजी। यही दो प्रकार की पूंजी हैं जो हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप बोला ना, जो चार फैक्टर हैं, तो उसमें जो कैपिटल तीसरे नंबर का जो हमारा जो फैक्टर है, उसमें यही दो प्रकार की पूंजी इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी क्या होता है? तो जो हमारी स्थिर पूंजी है वो हमारा क्या है? पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यह लंबी अवधि का निवेश है। स्थिर पूंजी क्या है? यह लंबी अवधि का निवेश है। इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यह लंबी अवधि का निवेश है। उसके बाद अगला पॉइंट, फिक्स्ड कैपिटल कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। लिख लीजिए, उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान स्थिर पूंजी को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया आपके पिताजी के फैक्ट्री का। स्थिर पूंजी को बार बार इस्तेमाल, उत्पादन प्रक्रिया में बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल आप जो वही जो आपके पिताजी के फैक्ट्री में जो चीजें हैं, तो उसमें वहां पर क्या है? मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फिर उसके बाद आपका टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईटीसी। ठीक है, आदि मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स और आधारिक संरचना। हिंदी में इक्विपमेंट को देख लीजिएगा क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। इक्विपमेंट को देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा कि इक्विपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हिंदी, ये तो हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हिंदी गूगल कर लीजिएगा कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी चीजें जो भी हो सकती हैं। ठीक है, वायरिंग है, फोन का कनेक्शन वगैरह है, तो ये सारी भी आपके जो है ना क्या है, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही है, तो ये भी आपका फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूंजी। तो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे जो अगली बात निकल कर आती है कि अब हमें जो है ना हमने ये चर्चा की थी कि दो चीजें रह रही हैं पीछे से। पहली चीज तो ये रह रही है कि जो हमने सोर्स ऑफ जो हमारे सोर्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थे, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में मैंने सिर्फ नेचुरल रिसोर्स पढ़ाया था, फिर मैं मैन मेड और ह्यूमन पढ़ाना भूल गया था, फिर मैं आगे बढ़ गया था। तो मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्स वाला एक टॉपिक बचा हुआ है, और उसके बाद फिर हमारा जो एक बचा हुआ है कि हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो हमने पीछे चर्चा की है, तो इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने वहां पर देखा था कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड एंड कम्युनिस्ट, यानी कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली, मिश्रित आर्थिक प्रणाली और साम्यवादी आर्थिक प्रणाली। तो मैंने आपसे बोला था कि इसको हम एट द लास्ट करेंगे। ठीक है, तो पीछे से ये दो चीजें रह गई हैं, तो अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा कर दूं, ये दो चीजें आपकी हो जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे तो हमारा फिर इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे कि हमारे और भी कौन से टाइप की जीडीपीज होती हैं, मतलब कि हमारी इकोनॉमी होती हैं, जैसे हरित अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था। इस साल चक्रीय अर्थव्यवस्था से सवाल भी आया था। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, तो हम इसको जानेंगे। फिर उसके बाद फिर हम डिफिनीशंस पे आएंगे। ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि नोट्स नहीं बन रहे हैं, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो कैरियर आपका है, पढ़ना आपको है, साहब भी आपको ही बनना है।
तो मन हो तो बनाइए, ना मन हो तो ना बनाइए, मेरा जो फर्ज है वो मैं पूरा निभा रहा हूँ ईमानदारी से। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। लास्ट मोमेंट में ये इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है कि आप अच्छा मतलब कि बहुत आसानी से कैच कर लें। तो इतने लेमन टर्म में, इतने सरल भाषा में, इतनी सरल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपकी जो है ना मतलब कि जब आप जनवरी में पहुंचे या दिसंबर में आए रहें, नवंबर में रहें, तो उस समय आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि इकोनॉमी की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं अपने अंदर तो नोट्स बनाइए। ठीक है, क्लासेस तो आप कर ही रहे हैं, नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके।